गया उपलब्ध संसाधनों का पुनः विश्लेषण। अनुसंधान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला मौलिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा क्रियात्मक। तो मौलिक अनुसंधान मतलब कुछ भी आज से पूर्व जो विद्यमान नहीं है उसके बारे में चर्चा करना होता है मौलिक अनुसंधान। उदाहरण के लिए कोई भी नया खोज, एडिसन ने बल्ब का खोज किया, तो उससे पहले बल्ब नाम का कोई चीज़ या इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर प्रकाश करने वाला कोई वस्तु विद्यमान नहीं था, इसीलिए तो पेटेंट कराया गया। एडिसन के नाम से हम सभी जानते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। इसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च, इसी को बोलते हैं मौलिक अनुसंधान। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं व्यवहारिक, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं इसको। और नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, जो चीज़ उपलब्ध है उसी का में से फिर से अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के समाधान के लिए पुनः प्रयास करना। उदाहरण के लिए जो बल्ब बनाया था एडिसन ने, उसी बल्ब का उपयोग तो हम आज कर नहीं रहे हैं। आज अपने आवश्यकता अनुसार छोटे कमरे में लगाने के लिए हमने छोटा बल्ब बना लिया, बड़े कमरे में लगाने के लिए बड़ा बल्ब बना लिया, और जहाँ पर उपयोग करना है उस तरह का बना लिया, एलईडी बना लिया बल्ब से। तो जो उपलब्ध था उस उपलब्ध में से पुनः अनुसंधान करके आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन कर लिए, यह अनुसंधान होता है व्यवहारिक। तो यानी मौलिक जो उपलब्ध है उसके बाद से जो तात्कालिक समस्याओं का उसमें आ रही थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो हुआ वो था व्यवहारिक। और तीसरा जो होता है वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं शैक्षिक अनुसंधान। तो यदि आप प्रथम पत्र के संदर्भ में पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? अनुसंधान। अनुसंधान में बाकी इससे पूर्व के दोनों अनुसंधान के क्षेत्र भी आएंगे। द्वितीय पत्र के बारे में यदि के संदर्भ में आप अध्ययन करेंगे तो सिर्फ अनुसंधान का एक हिस्सा है शैक्षिक अनुसंधान, जिसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो दोनों पत्रों में समान हैं। अब अनुसंधान कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रथम पत्र के लिए पाठ्य वस्तु बांट दी गई है और द्वितीय के लिए बांट दी गई है, ऐसा नहीं है। कुछ मौलिक चीज़ें हैं सामान्यतः जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अनुसंधान का अर्थ किसी भी समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाले प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान होता ही क्यों है? हम दैनिक जीवन में जब भी कोई समस्या हमें आती है उस समस्या के समाधान के लिए किया जाने वाला प्रयास अनुसंधान। उदाहरण के लिए भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में सामान्यतः सूत्रों का आलेख है। उन सूत्रों के समझने के लिए कि पाणिनि के इस सूत्र का आशय क्या है, कालांतर में उस पर वृत्ति लिखी गई। फिर वृत्ति मात्र से स्पष्टता नहीं हो रही थी तो व्यावहारिक संदर्भों को जोड़ने के लिए फिर उस पर भाष्य लिखा गया। भाष्य महाभाष्य के नाम से हम सभी जानते हैं। फिर अब ये सभी उसी क्रम में थे जिस क्रम में सूत्रों की वृत्ति लिखी गई और फिर वृत्ति के ऊपर भाष्य लिखा गया। अब आज के समय में हमारे दैनिक कार्य अवस्था में जिन शब्दों का प्रयोग चाहिए उन प्रयोगों के लिए और हमने पढ़ने की जो विधा चाहिए उस विधा में परिवर्तित करने के लिए उसके बाद से हमने इस पर लघु सिद्धांत कौमुदी बनाया बदराजाचार्य ने, फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी बनाया, फिर भट्टोजी दीक्षित ने फिर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी बनाया, लघु शब्देन्दु शेखर बनाया। तो एक मूल था, मौलिक है यहाँ पर पाणिनि की अष्टाध्यायी। उसके बाद व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या आ गए? ये सारे ही परिप्रेक्ष्य उसको समझाने के लिए जितने कार्य हो रहे हैं ये सब क्या है? व्यवहारिक अनुसंधान के हिस्सा है। अब बचता है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, सामान्य शब्दों में किसी समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाले प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। इसका यही मतलब है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में विविध स्तरों पर प्रयोग एवं तुलना के आधार पर अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण व संश्लेषण करके निष्कर्ष निकालकर अर्थापन किया जाता है। जब भी किसी अनुसंधान के साथ में वैज्ञानिक विधि शब्द आएगा, वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? सबसे पहले तो हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसमें एक क्रमबद्धता होती है। उसी क्रमबद्धता को विविध स्तर कर दिया कि किस स्तर पर हमें अष्टाध्यायी को पढ़ाना था और समस्या क्या थी।
नव्य आज भी प्राचीन व्याकरण में उसी प्रकार से पढ़ाया जाता है, उसी क्रम से, अष्टाध्यायी फिर काशिका फिर आगे की प्रक्रिया। लेकिन हम जब नव्य व्याकरण में आए तो अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिए। तो वैज्ञानिक विधि में क्या होता है, एक सीक्वेंस, एक क्रम होता है, फिर प्रयोग करके देखा जाता है कि किस स्तर के छात्रों के लिए है, किस समाज के छात्रों के लिए है, किस भाषाई छात्रों के लिए है। प्रयोग के बाद फिर आवश्यकता अनुसार प्राच्य व्याकरण और नव्य व्याकरण के अध्येताओं की तुलना की जाती है कि वर्तमान कालिक स्थिति में प्रासंगिकता किसकी है, आवश्यकता किसकी है और अपेक्षा किसकी है। ये सब चीज़ें प्रयोग और तुलना के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से कुछ तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, फिर उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के बाद से फिर आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से संबंध किया जाता है कि अब हमने अष्टाध्यायी के आधार से यदि नहीं पढ़ना है तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ लें पहले, उसके बाद से मध्य सिद्धांत कौमुदी या सीधे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ लें, और परिष्कार की जरूरत है तो शेखर पढ़ लें। ये सब एक तरह से विश्लेषण के बाद संश्लेषण की प्रक्रिया है। और फिर निष्कर्ष निकाल करके यह कहा जा सकता है कि प्राच्य व्याकरण के जगह पर यदि नव्य व्याकरण इस शैली से पढ़ाया जाए तो प्रासंगिक है, वर्तमान कालिक जो प्रसंग है, संदर्भ है, समाज है, इसके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो जब भी अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि शब्द का प्रयोग होगा तो उसमें यह मुख्यतः 4 चीज़ें आ जाती हैं। आगे फिर हम जब शिक्षा के अनुसंधान करेंगे तो क्रमबद्ध करेंगे। फिलहाल किसी भी अनुसंधान में ये 4 स्टेप होते हैं। सामान्यतः पहले समस्या का एक बार चिन्हांकन होता है। समस्या का चिन्हांकन मतलब जो भी समस्या हो रही है जिसके लिए हमें प्रयास करना है उसी को हम समस्या शब्द से जानेंगे। फिर समस्या के चिन्हांकन के बाद से उसके संबंधित कुछ तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, तथ्य डेटा एकत्रित किए जाते हैं, फिर उनका एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसी भी अनुसंधान की प्रक्रिया में यही अपनाई जाती है। अच्छा, एक व्यक्ति है यहाँ पर जॉर्ज जे मूले, जिनकी एक परिभाषा है यहाँ, समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। जॉर्ज जे मूले यही परिभाषा अपनी देते हैं और इसके आधार पर अनुसंधान को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि एक तो व्यवस्थित रूप मतलब जिसमें क्रमबद्धता हो, फिर बौद्धिक ढंग मतलब आवश्यकता अनुसार जैसी ज़रूरत है उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए, और वैज्ञानिक विधि मतलब क्रमबद्धता का होना, फिर आपस में सूचनाओं का संबंधीकरण हो, डेटा एकत्र करें, हम प्रदत्तों का एकत्रीकरण करें, फिर उनका विश्लेषण करें, संश्लेषण करें और अर्थापन करें, और बाद में किसी दूसरे के द्वारा प्रमाणित करने का भी आधार हो, उसको बोलते हैं अनुसंधान। तो इस प्रकार से सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि अनुसंधान क्या होता है। यदि प्रश्न उठता है तो अनुसंधान किसी भी समस्या के समाधान के लिए होता है। हम पीएचडी भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि अब तक की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। जब एक सामाजिक व्यक्ति अनुसंधान करता है और पहले बार किसी नए तथ्य का खोज करता है तब उसको हम कहते हैं कि ग्राहम बेल का आपने नाम सुना। अब आप जो मोबाइल फ़ोन उपयोग कर रहे हैं, इस फ़ोन का निर्माता कोई कंपनी रहा होगा। पहली बार फ़ोन किसने बनाया और क्यों बनाया, तो हम ग्राहम बेल के नाम से आज पेटेंट है और जानते हैं कि एक दूसरे से बात करने के लिए दूर रह कर के भी फ़ोन का आविष्कार हुआ था। ये मौलिक अनुसंधान था। उसके बाद से आज जो हमें फ़ोन के ये विविध प्रकार मिल रहे हैं, जो लाइन से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, या फिर हमारे बाकी दैनिक जीवन में जुड़े हुए हैं, ये सारे इसके व्यवहारित भेद हैं। व्यवहारित मतलब व्यवहार में आने के बाद जैसे जैसे समस्याएं हुई उन समस्याओं का इसी प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन हम करने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यवहारित। तो 2 प्रकार का अनुसंधान आप स्पष्ट करिए। एक तो मौलिक, इसको बोलते हैं फंडामेंटल। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए पहली बार यदि किसी ने प्रयोग किया, पहले बार उसने प्रयास किया और कुछ भी नया ढूंढा, इसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान। हाँ, कुछ विषय वस्तु का खोज हो गया है और हम धीरे धीरे उसमें और अनुसंधान कर रहे हैं बारीकी के लिए, अपनी तात्कालिक समस्याओं को धीरे धीरे समाधान। फेसबुक बना, तो फेसबुक बनाने के बाद जैसा मार्क जुकरबर्ग ने एक बार शुरुआत किया था उसी तरह से तो है नहीं। आज इसके स्वरूप में रोज़ परिवर्तन हो रहा है। आपका व्हाट्सएप, फेसबुक रोज़ अपडेट हो रहा है, नई चीज़ें इसमें और जुड़ रही हैं।
तो जो पहली बार आया फेसबुक का स्वरूप वो था फंडामेंटल रिसर्च, पहली बार लॉन्च किया था। और दूसरा, अब क्या रोज जो अपडेट हो रहे हैं, नई चीजें जुड़ रही हैं, ये क्या है, ये व्यवहारित है, डिस्क्रिप्टिव है। तो दो अनुसंधान। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम क्रियात्मक अनुसंधान। इसी क्रियात्मक अनुसंधान को शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इसी को शैक्षिक अनुसंधान